पिछले 2 सालों से मैं जयपुर की एक कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन अचानक हमारी कंपनी भी बंद हो गई और मुझे वापस गांव लौटना पड़ा। गांव में बाबूजी की थोड़ी बहुत खेती थी, उसी से गुजारा कर रहा था। कुछ दिनों बाद लॉकडाउन खत्म हुआ और सब कुछ फिर से शुरू होने लगा। मैंने सोचा कि गांव में रहकर क्या करूंगा, इसलिए वापस आ गया। जहां मैंने पहले किराए पर कमरा लिया था वहीं गया। मकान मालिक पहले से मुझे जानते थे। उनके 3-4 कमरे किराए पर थे, लेकिन अब एक भी कमरा खाली नहीं था। तब उन्होंने अपने घर के अंदर ही एक छोटा कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। मैं वहीं रहने लगा और हर रोज सुबह काम की तलाश में निकलता। जहां पहले काम करता था वहां फिलहाल कोई जगह खाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे नौकरी देने से मना कर दिया। मुझे यहाँ आए हुए अब 2 महीने हो चुके थे, लेकिन कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। शुरुआत में कुछ छोटी मोटी दुकान की नौकरियां मिली, मगर उनमें तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए वह काम छोड़ दिया। मुझे उम्मीद थी कि कोई अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। कम पगार की वजह से किराया भी नहीं दे सका। मकान मालिक मुझे अच्छे से जानते थे, उन्हें मुझ पर भरोसा था। उन्होंने ही मुझसे कहा, दीपक चिंता मत कर, जब तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी तभी मैं तुझसे किराया लूंगा। जब तक तुझे मन मुताबिक काम और सैलरी नहीं मिलती तब तक किराया नहीं लूंगा। उनके इस व्यवहार से मुझे बहुत राहत मिली, लेकिन नौकरी अब भी नहीं मिली थी। थक हार कर मैंने एक प्लेसमेंट सर्विस में नाम दर्ज करवाया। उन्हें 2000 रुपए दिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई नौकरी निकलेगी या कोई जगह खाली होगी हम तुरंत बताएंगे। मेरी पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक ही हुई है और पढ़ाई कम होने की वजह से उधर से भी जल्दी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन एक दिन उसी प्लेसमेंट सर्विस से एक लड़की का कॉल आया। उसने कहा, दीपक सर, एक प्राइवेट नौकरी है, अगर आप करने को तैयार हैं तो हम आगे बात कर सकते हैं। मैंने कहा, हाँ मैडम, बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। वह बोली, देखिए, एक घर है, वहाँ एक व्यक्ति बीमार है, उनकी देखभाल के लिए किसी की जरूरत है, क्या आप कर पाएंगे? मैं थोड़ी देर चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वो फिर बोली, देखिए, सैलरी अच्छी है, अगर आप तैयार हैं तो बताइए, नहीं तो हम किसी और को बता दें। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं मैडम, मैं तैयार हूँ। वह बोली, ठीक है, मैं आपको पता भेज देती हूँ, आप वहाँ जाकर मिल लीजिए। और हाँ, अगर आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो हमें जरूर कॉल करके बताइएगा। जी मैडम, ठीक है, धन्यवाद। थोड़ी देर में मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें पता लिखा था। समय बर्बाद किए बिना मैंने तय किया कि तुरंत उस पते पर जाऊंगा, लेकिन जहां मैं रहता था वहां से वो पता काफी दूर था। लगभग 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, ऐसा मैंने अंदाजा लगाया, इसलिए बस से जाने का सोचा। बस पकड़ी और 4 बजे तक उस जगह पहुंच गया। बहुत बड़ा घर था, एक बंगले जैसा, गेट बंद था। आसपास के लोगों से पूछा कि क्या यही घर और प्लॉट नंबर है जो पते में लिखा था। पास ही एक आदमी कुत्ते को घुमा रहा था। मैंने उससे भी पुष्टि की कि क्या यही घर है, और हाँ, यही घर था। मैंने गेट पर दस्तक दी। काफी देर इंतजार किया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। फिर एक बार मैंने गेट बजाया। गेट के पास एक बेल दिखी, वह बेल बजाई। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुला और एक औरत मेरी तरफ आती दिखाई दी। गेट के पास आकर उसने मुझसे पूछा, किससे मिलना है? मैंने कहा, मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, मुझे एक प्लेसमेंट सर्विस ने भेजा है। इस पर वह बोली, हाँ ठीक है, रुको, मैं मैडम से पूछ कर आती हूँ। मुझे समझ में आया कि वह शायद घर की काम वाली होगी। वो अंदर गई और थोड़ी देर बाद वापस आई। उसने गेट खोला और मुझे अंदर आने को कहा। जैसे ही मैं अंदर गया, तभी दरवाजा खुला और एक खूबसूरत औरत बाहर आई। उसने मेरी तरफ देखा, 2 सीढ़ियां नीचे उतरी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैडम, मुझे प्लेसमेंट सर्विस से पता चला कि आपको काम के लिए किसी की जरूरत है।
उसने मुझे एक बार गौर से देखा और फिर बोली, हाँ सही है, हमें एक जरूरतमंद लड़के की तलाश थी, इसलिए हमने वहाँ नाम दर्ज करवाया था। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मैडम, मेरा नाम दीपक है। ठीक है, देखो हमें ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे पति की देखभाल कर सके और उन पर ध्यान रखें। मतलब मैं समझा नहीं। देखो दीपक, मेरे पति बीमार हैं, इसलिए उनकी देखभाल करने, उन्हें थोड़ा टहलाने और उनके छोटे मोटे कामों के लिए एक लड़का चाहिए। अब समझे? हाँ मैडम, अब समझ में आया। ठीक है, तो बताओ तुम यह काम करने को तैयार हो या नहीं? मैंने बिना कोई सोच विचार किए तुरंत कहा, हाँ मैडम, मैं तैयार हूँ। मैं यह काम करूँगा। कितने महीनों से मैं काम ढूंढ रहा था, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, जेब में पैसे भी नहीं बचे थे, मरता क्या ना करता, इसलिए मैंने तुरंत यह काम स्वीकार कर लिया। ठीक है, तुम्हें सुबह 8 बजे यहाँ आना होगा और रात 10 बजे तक रुकना होगा। ठीक है मैडम, चलेगा। अच्छा, मैं सैलरी के बारे में पूछ सकता हूँ? मैंने नजरों से सवाल किया। हाँ जरूर। देखो, शुरुआत में हम तुम्हें 20,000 रुपए महीने के देंगे, लेकिन अगर तुमने अच्छा काम किया तो कुछ महीनों बाद सैलरी बढ़ा देंगे। वैसे इस काम के लिए 14 से 15,000 ठीक माने जाते हैं, लेकिन हमें अच्छा काम करने वाला चाहिए, इसलिए हम 20,000 दे रहे हैं, पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरे मन में जैसे तितलियां उड़ने लगी। अरे बाप रे, 20,000 रुपए महीना! मुझे तो लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। एक 12वीं पास लड़के को 20,000 रुपए मिलने वाले हैं, ये सोचकर ही मैं खुश हो गया। ठीक है दीपक, तुम कल सुबह 8 बजे काम पर आ जाना। ठीक है मैडम। ऐसा कहकर मैं गेट से बाहर निकला और अपनी रूम पर वापस चला गया। अगले दिन सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि वहाँ 8 बजे तक पहुँचने के लिए 6 बजे निकलना जरूरी था। मैं सुबह 5 बजे उठा, नहा धोकर तैयार हुआ और 6 बजे बस पकड़ ली। मैडम के घर 8 बजे से पहले ही पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर बेल बजाई। इस बार खुद मालकिन ने गेट खोला और मुझे अंदर बुलाया। अंदर जाकर देखा तो घर बहुत ही आलीशान था। इसके बाद वह मुझे अपने पति के कमरे में ले गई। वह कमरा बहुत बड़ा था। उनके पति बेड पर बैठे थे। मैं उनके पास गया और नमस्ते किया। घर की मालकिन ने कहा, देखो अर्जुन, तुम्हें सुबह उनकी नहाने में मदद करनी होगी, बाथरूम तक ले जाने में भी मदद करनी होगी। वह ज्यादातर काम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ कोई रहना जरूरी है। बस इतना ही काम है। उन्हें खाना देना, बाहर टहलने ले जाना, गार्डन में घुमाना, ये सब चीजें तुम्हें देखनी होंगी। हाँ मैडम, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब अच्छे से संभालूंगा। फिर मैंने उनकी नहाने में मदद की। नाश्ते के बाद उन्हें बाहर जाना था तो हम पास के गार्डन में घूमने गए। दोपहर में उन्होंने खाना खाया और आराम करने लगे। शाम को फिर मैं उनको टहलाने ले गया। उनकी दवाइयों की जानकारी ली और समय पर उन्हें दवा दी। रात 10 बजे मेरी छुट्टी का समय हो गया था। मालकिन ने कहा, अर्जुन, अब काफी देर हो गई है, 10 बज चुके हैं और वह सो चुके हैं। तुम्हारा समय 10 बजे तक का है तो तुम जा सकते हो। मैं वहाँ से निकला और मेरी रूम तक पहुँचते पहुँचते देर हो गई। अगली सुबह फिर से जल्दी उठकर वहाँ गया। पूरा दिन उनकी देखभाल में ही बीत गया और शाम को फिर से अपने घर लौटा। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए, लेकिन रोज आने जाने में बहुत समय और थकावट लगने लगी। मेरी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन सुबह मुझे समय पर नींद ही नहीं आई। जब आँख खुली तब देखा कि घड़ी में 8 बज चुके थे। मैं हड़बड़ा कर उठा, जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ और मैडम के घर पहुंचा। लेकिन पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। उन्होंने पूछा, इतनी देर क्यों हुई? मैंने कहा, मैडम, मेरी नींद नहीं खुली और यहाँ आने में भी 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, इसलिए देर हो गई, माफ कीजिए। वो बोली, तुम इतनी दूर से आते हो? मैंने उन्हें बताया मैं कहाँ से आता हूँ। तब वह बोली, देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम यहीं हमारे घर में रह सकते हो।
रहने के लिए मैं तुम्हें एक कमरा दे दूंगी। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है मैडम, मैं यहीं रह जाऊंगा। क्या इसके लिए कोई खर्च देना होगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, फ्री में रह सकते हो। फिर उस दिन दोपहर मैं जहाँ किराए से रहता था उस अंकल के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, ठीक है जा बेटा। उनका जो कुछ किराया बकाया था वो मैंने चुका दिया और अपना छोटा मोटा सामान लेकर मैडम के घर पहुंच गया। ऊपर के माले पर उन्होंने मुझे एक छोटा कमरा दिया। कमरा बहुत सुंदर था, उसमें बेड, टीवी सब कुछ था। अब मैं उसी कमरे में रहने लगा और पूरा दिन वही काम करता। शाम को काम खत्म होने के बाद अपने रूम में जाकर सो जाता। अब सब कुछ आसान हो गया था। एक दिन दोपहर को जब मैडम के पति खाना खाकर सो गए और मैं भी खाना खाकर फुर्सत में था तो मैंने छत पर जाकर थोड़ा आराम करने का सोचा। छत पर गया तो देखा कि मालकिन वहीं थी। उन्हें देखकर मैं तुरंत सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया और कहा, अरे अर्जुन, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? नहीं मैडम, बस ऐसे ही ऊपर आ गया था। फिर क्यों लौट रहे हो? रुको ना। उनके कहने पर मैं वापस रुक गया। छत पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। बोली, अरे इधर छाव में आओ ना। वहाँ एक बड़ा पेड़ था जिसकी छाया छत पर पड़ रही थी। वो वही दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो अक्सर साड़ी में ही रहती थी, लेकिन आज उन्होंने गाउन पहना था। दोपहर का समय था, इसलिए शायद वह आराम करने आई थी। जो गाउन उन्होंने पहना था वह थोड़ा पतला था। टेरेस पर हवा तेज चल रही थी और उस हवा के कारण उनका गाउन उड़ रहा था। अंदर उन्होंने जो वस्त्र पहना था वह थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। मैं ठीक उनके सामने खड़ा था, लेकिन मैंने उस ओर ध्यान न देकर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा। अब वह मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? वह क्या करते हैं? तुम्हारे कितने भाई हैं? तुम्हारी शादी हुई है? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, क्या तुम्हारी शादी हुई है? नहीं मैडम, अभी नहीं। तब उन्होंने कहा, क्यों नहीं की अब तक शादी? अरे मैडम, आजकल शादी करना इतना आसान नहीं है। प्राइवेट नौकरी करने वाले को तो लोग लड़की ही नहीं देते। सबको सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए। हाँ अर्जुन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पता नहीं लोगों के दिमाग में सरकारी नौकरी का ऐसा क्या भूत सवार है। मैडम, क्या हुआ? आप तो दोपहर को रोज घर पर नहीं होती, शायद काम पर जाती होंगी। लेकिन आज घर पर हैं। हाँ, आज थोड़ी तबीयत और मूड अच्छा नहीं था, इसलिए नहीं गई। वैसे भी आज कुछ खास काम नहीं था। अच्छा मैडम, आप क्या काम करती हैं? मेरे इस सवाल पर वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, अरे हमारा एक बड़ा सा होटल है। अरे वाह मैडम, बहुत अच्छा। कुछ देर तक हम दोनों आपस में बातें करते रहे, लेकिन मेरी नजर बार बार उनकी ओर जाने लगी। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। गोरी त्वचा, तीखी नाक नक्श, काली गहरी आंखें, और जब वह बाल खोल कर रखती थी तो उनकी खूबसूरती और भी निखर जाती थी। मैं उनसे बातें कर रहा था और कभी कभी उन्हें देख भी रहा था। शायद मैं उन्हें देख रहा हूँ। यह बात वह समझ भी गई होंगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। थोड़ी देर हम दोनों वहीं खड़े बातें करते रहे, लेकिन अब मुझे उनके सामने खड़े रहना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। वह इतनी पास और मेरे सामने थी कि मेरे भीतर की भावनाओं को दबाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब मुझे वहां से निकलने का कोई बहाना चाहिए था। मैडम, चलिए मैं नीचे जाकर देखता हूँ। साहब को कुछ चाहिए तो नहीं? उन्होंने कहा, ठीक है। और फिर मैं खुद को संभालते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे गया। साहब के कमरे में जाकर देखा तो वह सो रहे थे। कमरे से बाहर आकर मैंने इधर उधर के कुछ छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। उस दिन शाम को जब मैडम और उनके पति खाने के लिए बैठे तब पहली बार मैडम और साहब ने मुझे भी अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया। असल में वह इतने अमीर और अच्छे घराने से थे।
लेकिन मेरे जैसे गरीब लड़के को इतने मान सम्मान से अपने घर में रखा था, और आज तो उन्होंने मुझे अपने साथ बैठकर खाना भी खिलाया। उनके इस व्यवहार और आदर ने मेरे मन में उनके प्रति और भी ज्यादा सम्मान बढ़ा दिया। अब एक एक करके महीने बीतने लगे। मैं पूरे मन से मैडम के पति की देखभाल कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कभी कभी हर हफ्ते उन्हें अस्पताल भी ले जाना पड़ता। उन्हें एक अजीब सी बीमारी थी, जिसकी ठीक से पहचान ही नहीं हो पा रही थी, और इसी वजह से उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन मालकिन अपने पति को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। उनके अस्पताल में जितना पैसा खर्च किया जा सकता था, उतना वह पानी की तरह खर्च करती थी। कभी कभी दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पास बैठकर बातें किया करते थे। मालकिन और उनके पति कई बार बहुत भावुक हो जाते थे, एक दूसरे के गले लगकर रोते भी थे। उस समय मुझे भी बहुत बुरा लगता था। मैं दूर से यह सब देखा करता, पर उनके पास कभी नहीं जाता। उन दोनों का जीवन बहुत खुशहाल था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब मालकिन के पति को यह बीमारी हो गई, तभी से उनके जीवन में दुख आ गया। एक शाम मैं और मालकिन के पति दोनों गार्डन में गए। उन्हें बगीचे में बैठना बहुत अच्छा लगता था। कुछ देर बाद हम गार्डन से लौट आए। मैंने उन्हें उनके कमरे में छोड़ा और बाहर आ गया। घर के दाहिनी ओर उन्होंने एक झूला लगाया था। वहीं मालकिन बैठी थी। उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं था, लेकिन वह बहुत गहरे ख्यालों में डूबी हुई लग रही थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए उनके पास गया। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ मैडम? इतनी चिंता में क्यों हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, थोड़ी चौकन्नी हो गई और तुरंत पल्लू से अपने आंसू पोंछे। झूठी मुस्कान देते हुए बोली, अरे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी शांति से। देखो ना, इन पेड़ों पर कितने सुंदर फूल आए हैं। हाँ मैडम, बहुत सुंदर हैं। अरे अर्जुन, आओ ना, बैठो। नहीं मैडम, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अर्जुन, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ मैडम, बताइए। देखो ना, यह गुलाब का पौधा कितना खूबसूरत है। हवा में कितनी मस्ती से झूम रहा है। कितना खुश लग रहा है ना? हाँ मैडम, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अर्जुन, मैं सोच रही थी, यह पौधा अभी तो खिल रहा है। इसे लग रहा होगा कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। मुझ पर कितने सुंदर फूल हैं, हरी भरी पत्तियां हैं। लेकिन थोड़े समय बाद ये फूल मुरझा जाएंगे, पत्ते पीले होकर गिर जाएंगे, और तब इसकी हालत कितनी खराब होगी ना। क्या इसने कभी सोचा होगा कि उसका भी ऐसा समय आएगा? मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन जब उसके फूल गिरेंगे, पत्तियां झड़ेंगी, वह बदसूरत लगेगा तो शायद उसे गम होगा। पर थोड़े समय बाद फिर से उसमें हरी पत्तियां आएंगी और फिर से फूल खिलेंगे। उसके जीवन का दुख धीरे धीरे कम होगा और वह पौधा फिर से खिलने लगेगा। मैडम, कभी धूप तो कभी छाव, कभी खुशी तो कभी गम। ये तो जीवन का हिस्सा है। अगर हम इन बातों में उलझे रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, इसलिए थोड़े समय के लिए जो अंधेरा आता है उसे देखकर हमें टूटना नहीं चाहिए। हमें खुद को संभालना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में उजाला होगा। ठीक इसी तरह जिंदगी का गम भी एक ना एक दिन दूर हो ही जाता है। मैडम, आप ज्यादा मत सोचिए, आपकी जिंदगी का गम भी एक दिन जरूर दूर होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मैडम बस मुझे देखती रह गईं। उनका मुरझाया चेहरा अब थोड़ा सा खिलने लगा था। उनके मन और दिमाग में चल रहे विचार कुछ कम हो गए थे। उनका चेहरा अब थोड़ा ठीक लग रहा था। तभी काम वाली गंगा वहां आई और मैडम से बोली, मैडम चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, और अर्जुन के लिए भी। मैडम बोली, नहीं मैडम, मैं चला जाता हूँ उधर पीने। मैंने कहा, अरे बैठो अर्जुन। गंगा, मेरे और अर्जुन दोनों के लिए चाय लाओ। मैडम ने कहा। गंगा तुरंत चली गई और थोड़ी देर में 2 कप चाय लेकर आई। एक कप उसने मैडम को दिया और दूसरा मुझे। अरे बैठो ना।
मैडम ने फोर्स किया तो मैं झूले पर उनके पास जाकर बैठ गया। झूले पर बैठकर चाय पीने का यह मेरा पहला अनुभव था, और वह भी मैडम के साथ। एक दिन दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। मेरा सारा काम खत्म हो चुका था। मैंने खाना भी खा लिया था। मैडम तैयार होकर एक अच्छा सा सलवार सूट पहनकर घर से बाहर निकल रही थीं। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, क्या कर रहे हो अर्जुन? कुछ नहीं मैडम। अच्छा चलो अर्जुन, आज मेरे साथ चलो, हमें 1-2 घंटे में वापस आना है। मैडम के कहने पर मैं उनके साथ कार में बैठा। कार वह खुद चला रही थीं और मैं उनके बगल में बैठा था। कुछ देर ड्राइविंग के बाद हम एक बड़े होटल में पहुंचे। वो होटल उनका ही था। होटल में जाते ही आसपास के लोग उन्हें नमस्कार करने लगे। कोई मैडम मैडम कह रहा था तो कोई गुड आफ्टरनून। इतने बड़े होटल की वह मालकिन थी। वहाँ कई सूट पहने मैनेजर और नौकर चाकर थे, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था। मैडम ने कुछ खास लोगों को बुलाया और उनके साथ मीटिंग की। कुछ कामकाज की बात हुई और फिर हम दोनों कार में बैठकर घर लौट आए। मैं मैडम के पति के कमरे में जाकर देख रहा था कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। थोड़ी देर बाद अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई गिरा हो, और एक चीख सुनाई दी। मैं मैडम के पति के कमरे से निकलकर हॉल में आया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखा। तो मैं भागकर मैडम के बेडरूम की तरफ गया। बेडरूम का दरवाजा खुला था। मैं सीधा अंदर गया। मैडम फर्श पर बैठी थीं और एक पैर पकड़कर कराह रही थीं। शायद वह गिर गई थीं और उन्हें चोट लगी थी। मैं तुरंत उनके पास नीचे बैठ गया और पूछा, क्या हुआ मैडम? आपको चोट लगी है? गिर गई क्या? अचानक मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई। मैडम बोली, ठीक है, रुकिए मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, बस बेड पर बैठने में मदद कर दो, उन्होंने कहा। मैं उनकी बाईं तरफ गया और धीरे से उनके कमर के पास हाथ रखा। उन्होंने अपना बायां हाथ मेरे कंधे पर रखा और मैं उन्हें उठने में मदद करने लगा। धीरे धीरे वह उठीं और मैं भी खड़ा हो गया। मेरा हाथ उनकी कमर पर था और उनका हाथ मेरे कंधे पर, इसलिए हम दोनों बहुत पास थे। उनका स्पर्श मेरे शरीर को महसूस हो रहा था। चलिए मैडम, धीरे धीरे बेड की तरफ चलिए। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी और मैं भी उनके साथ चलने लगा। कुछ कदम चलकर हम बेड तक पहुँचे। मैंने धीरे से अपना हाथ उनकी कमर से हटा लिया और वह आराम से बेड पर बैठ गईं। मैडम आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, मैंने कहा। मैं तुरंत किचन में गया और पानी लेकर आया। उन्होंने 2 घूंट पानी पिया और उन्हें थोड़ा अच्छा लगने लगा। मैडम चलिए हॉस्पिटल। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। तू मीरा को भेज दे, उससे बाम लगवा लूंगी। ठीक है मैडम। थैंक यू अर्जुन। किस लिए? थैंक यू मैडम, मेरी मदद करने के लिए। अरे कुछ नहीं, ये तो मेरा काम है। ऐसा बोलकर मैं उनके कमरे से बाहर आया और मीरा को उनके पास भेज दिया। दिन बीतते गए। अब मुझे वहाँ काम करते हुए लगभग 1.5 साल हो चुके थे। खाने पीने की सुविधा भी वही थी, इसलिए मेरे काफी पैसे बच गए और वे पैसे मैं अपने गांव में माता पिता को भेजता था। एक बार सुबह मैडम गैलरी में खड़ी थीं। उनका मोबाइल हॉल में रखा था। तभी किसी का फोन आया। उन्होंने मुझे आवाज दी, अरे अर्जुन, मेरा मोबाइल ला दो। हाँ मैडम। मैं तुरंत मोबाइल लेकर उनके पास गया, लेकिन तब तक कॉल कट हो गया। अरे अर्जुन, क्या तुम मोबाइल चार्जिंग पर लगा सकते हो? हाँ मैडम, अभी लाता हूँ। अर्जुन, रुको। क्या हुआ मैडम? सुनना। बोलो ना मैडम। अरे तू मुझे मैडम नहीं कहेगा तो चलेगा, तो फिर क्या कहूँ मैडम? मेरा नाम रितिका है, मुझे रितिका कहोगे तो भी चलेगा। ठीक है मैडम, कोशिश करूँगा। फिर से मैडम बोल दिया तूने। ठीक है, सॉरी रितिका। रितिका का नाम मेरे मुंह से लेते वक्त मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था,
लेकिन जब मैंने उन्हें रितिका कहा तो उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। मैंने उनका मोबाइल लिया और चार्जिंग पर लगा दिया। दोपहर का थोड़ा खाली समय था तो मैं छत पर जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद मालकिन भी वहां आ गईं। मैं उन्हें देखकर थोड़ा चौंक गया और तुरंत कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। बैठना अर्जुन। क्या हुआ? कुछ नहीं रितिका। वो हल्के से मुस्कुराई। क्या हुआ मैडम? एक बार रितिका बोलता है, फिर एक बार मैडम। क्या तुझे समझ नहीं आता? मुझे आदत नहीं है ना। आज रितिका ने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी थी। उस पर कलेज, ब्लाउज और लिपस्टिक भी लगाई थी, जिससे वह और भी आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी। मैं उन्हें बार बार देख रहा था। छत पर 2 कुर्सियां थीं। एक पर मैं बैठा था और दूसरी पर वो। बातचीत के दौरान वह बोली, अर्जुन, क्या हुआ? ऐसे बार बार क्यों देख रहे हो मुझे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे मत शर्माओ। बोलो ना, क्या हुआ? कुछ नहीं रितिका। वो अरे पूरा बोलो ना। आज आपने जो साड़ी पहनी है ना, इसलिए। मतलब आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सच बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो मेरा? नहीं, सच कह रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। मैं उनकी तरफ देख रहा था। इसका उन्हें कोई बुरा नहीं लगा, ना ही उन्होंने कुछ गलत समझा। शायद उन्हें अच्छा लग रहा था कि मैं उन्हें देखूं। लेकिन मेरी भी कुछ मर्यादाएं थीं। उनकी शादी हो चुकी थी और मैं उस घर में एक नौकर था, इसलिए मैं जानता था कि मुझे अपनी हद में ही रहना चाहिए। इतनी खूबसूरत और अच्छे दिल वाली औरत मेरे पास होती थी और वह मुझसे इतने प्यार से बात करती थी कि कभी कभी मैं खुद ही उलझन में पड़ जाता था। लेकिन मैं खुद पर नियंत्रण रखते हुए अपने आप को संभाल लेता था। अब दूसरी ओर रितिका के पति की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि अब वह ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। उनका खाना पीना सब बंद हो गया था। कुछ दिन वह आईसीयू में रहे और फिर एक दिन जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। रितिका के पति देवेंद्र जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद उन्हें घर लाया गया और सभी रिश्तेदार आए। उनका अंतिम संस्कार किया गया। रितिका बहुत दुखी हो गई थी। इतना बड़ा दुख अचानक उनके ऊपर टूट पड़ा था। जैसे भी थे वो उनके पति थे, उनका सहारा थे, लेकिन अब अचानक वो अकेली पड़ गई थीं। रितिका के माता पिता कुछ दिन उनके पास रुके थे। मेरी उनसे पहचान हुई। अब उनके पति को गए हुए 1 महीना हो गया था। उनके माता पिता भी अब अपने गांव लौट गए थे। अब मेरा भी उस घर में कोई काम नहीं रहा, तो रितिका ने जो भी मेरा हिसाब किताब था वह पूरा कर दिया और मैंने वह काम छोड़ दिया। पिछले 2 सालों से मैं रितिका के यहाँ काम करता था, लेकिन अचानक उनके पति के गुजर जाने के बाद मेरा काम भी वहीं खत्म हो गया। अब मैं कुछ दिन के लिए अपने गांव आ गया, लेकिन मेरा मन कहीं लग नहीं रहा था। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। अब पिताजी मेरे लिए लड़की देखने लगे थे। गांव आए 2 महीने हो गए थे, लेकिन अब वापस शहर जाकर काम ढूंढना जरूरी हो गया था। मैं फिर से पुणे लौट आया। काम नहीं मिल रहा था, लेकिन एक छोटी कंपनी में काम मिल गया और मैंने कम सैलरी में ही काम शुरू कर दिया। अब रितिका के पति को गुजरे लगभग 8 महीने हो गए थे। उनसे मेरा हर तरह का संपर्क बंद हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक मेरे मोबाइल पर रितिका का कॉल आया। उनका कॉल देखकर मैं बहुत खुश हो गया। कॉल उठाया। उधर से हेलो आवाज आई। रितिका बोल रही थी। इधर से मैंने भी हेलो कहा। उन्होंने पूछा, कैसा हो अर्जुन? मैं बोला, ठीक हूँ रितिका, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अरे अर्जुन, तू यहाँ से गया और फिर कहीं गायब ही हो गया, दिखा ही नहीं। कहाँ काम कर रहा है अभी? यही पुणे में एक छोटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो किसी दिन आजा मिलने। हाँ जरूर। उन्होंने मिलने को कहा तो अब मुझसे रुका नहीं गया। मुझे भी रितिका की बहुत याद आ रही थी और अब जब उनका सामने से फोन आया तो अगले ही दिन मैं उनके घर पहुंच गया।
घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने बेल बजाई। रितिका ने दरवाजा खोला। मुझे सामने देखकर वह बहुत खुश हो गईं। मैं भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। कुछ पल वह मुझे देखती रहीं और मैं उन्हें। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह कितनी खुश हुई थीं। लेकिन पता नहीं, अचानक वह मेरे पास आईं और उन्होंने मुझे जोर से गले लगा लिया। उनका ऐसा अचानक गले लगाना मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला था। मैं उलझन में पड़ गया। क्या करूं? क्या बोलूं? कुछ समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को मुझसे अलग किया और मुस्कुराकर बोली, अरे अर्जुन, अंदर आओ ना। मैं अंदर गया। शायद उन्हें भी खुद होश नहीं था कि उन्होंने अचानक ऐसा किया था। अरे अर्जुन, बैठो ना। मैं सोफे पर जाकर बैठ गया और वह भी मेरे बगल में आकर बैठीं। तो अर्जुन, कैसा है? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। लेकिन देखो ना, अब इस घर में कितनी वीरानी लगती है। जब मेरे पति देवेंद्र जी थे तब सब अच्छा लगता था, तू भी होता था। लेकिन अचानक भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। वह बहुत भावुक हो गई थी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अरे रितिका, जाने दो, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता था कि ये सिर्फ एक दिलासा था, मगर फिर भी मैं उन्हें वह दे रहा था। उन्हें भी ये बात समझ में आ रही थी। फिर भी उन्होंने मेरी भावनाओं की कद्र करते हुए मुस्कुराकर थैंक यू कहा। अरे अर्जुन, आता रहे ना कभी कभी मिलने। अकेली होती हूँ मैं, बदल सकता हूँ। अभी तो मैं दिन भर होटल में ही रहती हूँ, लेकिन घर आते ही बहुत अकेलापन लगता है। हाँ, आता रहूंगा रितिका, चिंता मत करो। मैं मुस्कुराकर बोला। उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखाई दिया और उसने हल्की सी स्माइल दी। वहाँ कुछ समय बैठने के बाद मैंने कहा, चलो रितिका, अब चलता हूँ। हाँ, ठीक है। फिर मैंने उसे बाय कहा और वहाँ से चला आया। अब तो रोज ही रितिका का कॉल आने लगा था। शायद उसे मुझसे बात करके अच्छा लगता था। मुझे भी उससे बात करके अच्छा लगता था। ऐसे ही 7 से 8 महीने बीत गए। एक दिन रितिका ने मुझे कॉल पर कहा, अरे अर्जुन, आना किसी दिन मिलने। कई महीने हो गए, तू आया ही नहीं। उसके इस जिद की वजह से मैंने एक दिन काम से छुट्टी लेकर शाम 5 बजे उसके घर जाना तय किया। जब मैं घर के गेट के अंदर गया तो देखा वो वहीं बाहर खड़ी थी। मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गई। मैं भी मुस्कुरा दिया। उसने सलवार सूट पहन रखा था, लेकिन उसने दुपट्टा नहीं लिया था, जिससे उसका भरा पूरा शरीर और भी आकर्षक लग रहा था। उसने मुझे अंदर बुलाया और हम दोनों बातें करने लगे। तब उसने कहा, अर्जुन, आज यहीं मेरे घर पर ही खाना खा लो, ठीक है ना? हाँ रितिका, ठीक है। उसने जोर दिया तो मैंने हामी भर दी। फिर उसने हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। खाना बनने के बाद हमने साथ बैठकर खाना खाया। काफी देर हो चुकी थी, करीब 8 बज रहे थे। मैंने कहा, चलो रितिका, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको ना, इतनी क्या जल्दी है? चल टेरेस पर चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, जैसे पहले दोपहर में बैठते थे, बातें करते थे। चल थोड़ी देर वहीं चलते हैं। फिर हम दोनों टेरेस पर गए। वहाँ खड़े होकर चारों तरफ का नजारा देख रहे थे। रात का समय था, आसपास की लाइटें चमक रही थी। टेरेस पर काफी अंधेरा था। हम दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे। अर्जुन, कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए, आज तू आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मैंने अपना हाथ रेलिंग पर रखा हुआ था। जब उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा तो मैं थोड़ा चौंक गया। कुछ पल वह यूं ही खामोशी से खड़ी रही और एक अलग सी नजर से मेरी ओर देखने लगी। धीरे धीरे वह मेरे और करीब आने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है। मैंने हाफ टी शर्ट पहनी थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, अर्जुन, तेरे हाथ पर कितने बाल हैं? हाँ रितिका, मेरा स्वर भारी हो गया था। उसने अपनी कोमल उंगलियां धीरे से मेरे हाथों पर फेरी और कहा,
तेरे हाथ के बाल तुझ पर खूब जचते हैं। मैं थोड़ा शर्मा गया और बोला, क्या बोल रही हो रितिका? अरे सच कह रही हूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा। अब वह मेरे और भी करीब आ गई और मैं भी अनजाने में उसकी ओर खींचता चला गया। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। मैंने उसका हाथ थाम लिया। हमारा चेहरा बहुत करीब आ गया था। अनजाने में ही उसके होठ मेरे होठों से छू गए। मैंने अपना हाथ उसके कमर पर रखा और उसने मुझे अपने पास खींच लिया। उसके गुलाबी और रसीले होंठ मेरे होठों से मिलने लगे। मैं उसे धीरे धीरे चूमने लगा। कुछ देर किस करने के बाद उसने अपना चेहरा हटाया और कहा, अर्जुन नीचे चलो ना। चलो नीचे चलते हैं। मेरा स्वर बहुत भारी हो गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं उसे उसके दरवाजे तक उठाकर ले गया। दोनों हाथों में उसे उठाया। वह बहुत शर्मा गई थी। अब सीढ़ियां उतरते हुए हम नीचे आए। उसने इशारे से मुझे बेडरूम की ओर दिखाया। फिर मैं उसे लेकर बेडरूम में गया। वहां जाकर मैंने उसे बेड पर बिठाया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं उसके ऊपर गिर पड़ा। फिर एक बार हमने एक दूसरे के होठों को चूमा और एक दूसरे में खो गए। रात के शायद 9 बजे रहे होंगे, लेकिन पूरी रात हम एक दूसरे के साथ ही रहे। हम एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए। रात भर हमें किसी और चीज का होश नहीं रहा। हमने हर सीमा को भुला दिया और एक दूसरे पर भरपूर प्यार लुटाया। वह बोली, अर्जुन क्या मैं तुझे पसंद हूँ? हाँ रितिका, बहुत पसंद हो। मैंने कहा, क्या तू भी मुझे पसंद करता है? उसने फिर पूछा। हाँ रितिका, तू तो मेरे दिल की धड़कन है। तो आज मैं तेरी रानी हूँ और तू मेरा राजा। ऐसा कहते हुए उसने मुझे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और खुद में समा लिया। रात के 4 बज गए थे, लेकिन हमने एक दूसरे को सोने ही नहीं दिया। पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा बगल में रितिका नहीं थी। मैंने खुद को देखा तो मेरे कपड़े मेरे शरीर पर नहीं थे, बस चादर थी जो मैंने ओढ़ रखी थी। कपड़े ढूंढकर मैंने पहन लिए और कमरे से बाहर निकला। हॉल में सामने रितिका थी। उसने मेरी ओर देखा, लेकिन मैं शर्म से नीचे देखने लगा। उसने मुस्कुराकर हल्की सी स्माइल दी और बोली, अर्जुन जल्दी जा बाथरूम में और फ्रेश हो जा। मम्मी पापा आने वाले हैं, उन्हें कुछ काम है। मैं तुरंत बाथरूम में गया और तैयार होने लगा। उसने मुझे चाय दी। मैं बोला, चलो रितिका, अब मैं निकलता हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, थोड़ी देर रुक जा, उनसे मिल ले। वह बोली, लेकिन मैं क्या करूं उनसे मिलकर? मैंने पूछा। अर्जुन और रितिका, एक नई शुरुआत। अर्जुन अब रितिका के घर पर बैठा था। रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक जाना, वैसे भी मम्मी पापा आने ही वाले हैं, अब तू यहीं मिल भी ले। अर्जुन ने सिर हिलाया और वहीं बैठ गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने रितिका की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, सॉरी उस रात के लिए। रितिका ने उसकी बात को हल्के में लिया और बोली, उसके बारे में ज्यादा मत सोच। फिर उसने अर्जुन से एक सीधा सवाल पूछा, क्या तुझे मैं पसंद हूँ? अर्जुन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हाँ बहुत पसंद हूँ। रितिका ने गंभीरता से कहा, अब मम्मी पापा आने ही वाले हैं, मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है और तुझे भी कुछ कहना होगा। वो तुझसे कुछ पूछेंगे, बस सोच समझकर जवाब देना। कुछ देर बाद रितिका के माता पिता घर पहुँचे। चाय नाश्ता हुआ और फिर उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया। रितिका की माँ उम्रदराज थीं और पिता शांत स्वभाव के। उन्होंने अर्जुन से कहा, हम तुम्हें पहले से जानते हैं, रितिका अब अकेली है, हमें लगता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन बिता सकते हो। अर्जुन थोड़ा चौंका, लेकिन शांत स्वर में बोला, वैसे तो रितिका मुझे पसंद है, लेकिन मुझे एक बार अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। रितिका के पिता ने कहा, ठीक है, अगर आज शाम तक तेरे मम्मी पापा आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अर्जुन ने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया और उन्हें रितिका के घर बुलाया। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए।
चाय नाश्ते के बाद सब हॉल में बैठ गए। रितिका के माता पिता ने अर्जुन के माता पिता से सब कुछ साफ साफ बताया कि रितिका पहले से शादीशुदा थी, लेकिन अब विधवा है। उन्होंने ये भी बताया कि रितिका और अर्जुन एक दूसरे को पसंद करते हैं और अगर ये रिश्ता बन जाए तो दोनों का जीवन सुखमय हो सकता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन के पिता ने ये सुना, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे घर के किसी लड़के ने कभी किसी विधवा से शादी नहीं की है। मैं अपने बेटे को यह करने ही नहीं दूंगा। लोग क्या कहेंगे? क्या हमें कोई लड़की नहीं मिली जो एक अमीर विधवा को पत्नी बना लिया? अर्जुन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पापा, ऐसा नहीं है। मैं रितिका को दिल से चाहता हूँ। लेकिन उनके पिता ने किसी की एक ना सुनी। रितिका ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत बुरा लगा। उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। लेकिन उसकी माँ ने उसे वहां से उठने नहीं दिया। तभी अर्जुन की माँ ने रितिका की ओर देखा और कहा, बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं पूरी तरह से तेरे साथ हूँ। वह रितिका के पास गई, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, मैं तुझे अपनी बहू के रूप में पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। जो बीत गया उसे दिल में रखकर अपने भविष्य को क्यों खराब करें? जिंदगी बहुत लंबी होती है। मैं एक औरत हूँ, इसलिए जानती हूँ कि एक औरत का अकेले जीना समाज में कितना मुश्किल होता है। उनकी आंखें भर आईं। रितिका ने भी उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। उस दिन अर्जुन को यह बात महसूस हुई, एक औरत का दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, मर्द कभी नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी अर्जुन के पिता ने इस रिश्ते को पूरी तरह से नकार दिया। वह ज्यादा देर वहां नहीं रुके और गुस्से में उठकर चले गए। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा था कि उसके पिता उसके प्यार को समझेंगे, लेकिन उनका अहंकार और खानदान का झूठा अभिमान बीच में आ गया। अर्जुन की माँ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी फैसला लोगे मुझे स्वीकार है। और फिर आगे चलकर अर्जुन और रितिका ने शादी कर ली। वे एक हो गए और उनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई।